Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Anwar, registered nurse officer and director of Anwar Nursing Coaching Academy. Today we will discuss about the subject of nursing theory. Subject क्या है? Nursing theory. जो सेकंड सेमेस्टर है ना, कल हम एक और थ्योरी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो कल चूंकि आप लोग इस क्लास में नहीं थे, सो दैट्स वाई आप लोग उस थ्योरी को जरूर देख ले, सही है. एंड इट वाज अबाउट द नर्सिंग प्रोसेस थ्योरी, डेलिब्रेटिव नर्सिंग प्रोसेस थ्योरी, जो ओरेंडो की थ्योरी है, कल हम उसको पढ़ चुके हैं. सो आप लोग उसमें नहीं थे तो काइंडली आप उसको देख सकते हैं, ठीक है, ऑन यूट्यूब चैनल. Today we will discuss about a very important theory and it's a very short but it's a very complex theory. बहुत ज़्यादा complex theory है. इसमें जितनी भी abstract है बहुत ज़्यादा complex abstract है इसमें. शेयर रावड़ा कागज है ना कि नहीं? शेयर रावड़ा सही है. तो उसको समझने की कोशिश करिए क्योंकि स्लाइड से उसको समझना it will be very very difficult. सही है. थ्योरी का नाम क्या है? क्या नेम है थ्योरी का? ट्रांस कल्चर थ्योरी. और ये थ्योरी किसने दी है? मेडेलिन लिनेनगर. ठीक है. थ्योरी का नेम क्या है? ट्रांसकल्चर थ्योरी. और ये थ्योरी किसने दी है? थ्योरिस्ट का नाम है मेडेलिन लिनेनगर. ठीक है. तो सबसे पहले एज यूजुअल फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द थ्योरिस्ट. उसके बैकग्राउंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो मेडेलिन लिनेनगर हैं कब पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे, कब उसके जो है पास्ट आवे एंड उसके बेसिक एजुकेशन उसने कहाँ से हासिल किए थे, सही है, और ये थ्योरी उसने कब दी थी. इसके बाद हम थ्योरी की तरफ आएंगे और थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे. लेकिन मैंने पहले बता दिया कि इट्स वेरी कम्प्लेक्स थ्योरी है, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स थ्योरी है, क्योंकि इसके जो है अंदर हम एक मॉडल को पढ़ेंगे और इसको कहते हैं सनराइज मॉडल ऑफ मेडेलिन लिनेनगर. ठीक है, बहुत मुश्किल मॉडल है. तो सबसे पहले वी विल डिस्कस कि कब उसकी बॉन्ड कब हुई थी, कब ये पैदा हुई थी, कब पैदा हुई थी? 13 जुलाई 1925 को. 13 जुलाई 1925, सही है. उसने जो नर्सिंग डिप्लोमा है वो कब उसने हासिल किया था? डिप्लोमा इन नर्सिंग एजुकेशन की अगर हम बात करें, डिप्लोमा इन नर्सिंग 1948 को. ठीक है, 1948 को उसने नर्सिंग में डिप्लोमा किया हुआ था. फिर उसने बीएस नर्सिंग भी किया था, बीएससी एन नर्सिंग 1950 को, सही है. 1950 को उसने क्या किया हुआ था? बीएससी नर्सिंग. और 1965 को पीएचडी उसने किया हुआ था. पीएचडी किस चीज में? एटेनोफोलॉजी. ठीक है, 1965 को उसने किया था पीएचडी. तो मोस्ट ऑफ द थ्योरिस्ट अगर आप उसको देखें तो नर्सिंग डिप्लोमा से लेकर पीएचडी तक पहुंच जा चुकी है, सही है. ये जो थ्योरी है ना, ट्रांसकल्चर थ्योरी जिसको हम डिस्कस करते हैं, ये कब उसने दिया था, कब उसने ये थ्योरी पेश की थी? ये थ्योरी जो है उसने दिया था ट्रांस जो कल्चर थ्योरी है 1950 को, सही है. और ये थ्योरी कब पब्लिश हुआ था? फिर पब्लिश कब हुआ था? एन 1991 को, सही है. और ये कब इसकी डेट हो गई थी, पास्ट अवे? 10 अगस्त 2012.
रिसेंटली उसकी डेथ हो चुकी है, सही है। 10 अगस्त एंड 2012 इसकी डेथ हो गई थी। तो अगर हम मेडेलिन लिनेनगर की बात करें तो ये कब पैदा हुई थी? 13 जुलाई एंड 1925 को। डिप्लोमा इन नर्सिंग 1948 में उसने किया था, बीएससी इन नर्सिंग 1950 में उसने किया हुआ था, और पीएचडी उसने किया हुआ था 1965 में। जो थ्योरी है ट्रांसकल्चर थ्योरी 1950 को उसने प्रोपोज किया था, यानी मतलब दिया हुआ था, और 1991 को ये पब्लिश हुआ था, सही है। और उसकी डेट कब हो गई थी? 10 अगस्त 2012 में उसकी डेट हो गई थी। क्लियर? यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आप आ जाते हैं थ्योरी की तरफ। एक थ्योरी, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, सही है, वो टर्मिनोलॉजी आपने समझने है। देख, अगर इसकी नेम को हम देखें ना, नेम, तो एक है ट्रांस और एक है कल्चर। कल्चर तो आप जानते हैं ना कि किसी भी इंडिविजुअल की उसकी बिलीफ क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी नॉर्म्स क्या है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड, इसमें हम कल्चर में ये चीज़ स्टडी करते हैं, ठीक है। और ये आपको पता है कि हर कम्युनिटी के अपने अपने कल्चर होते हैं, सब कम्युनिटी के एक जैसे कल्चर नहीं होते। तो ट्रांस कल्चर का मतलब क्या है कि डिफरेंट या ऑपोजिट या मल्टीपल कल्चर। ट्रांस मीन मल्टीपल कल्चर, ठीक है। तो नर्सिंग को अगर हम देखें, दिस थ्योरी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन नर्सिंग। वाई? क्योंकि आपको पता है कि नर्सिंग जो है दिस इज अ इंटरनेशनल प्रोफेशन है, ठीक है। नर्सिस कैन वर्क एवरीवेयर। आपको पता है कि हमारे कुछ कुलीग्स जो है वो सऊदी अरब में काम करते हैं, आपको पता है हमारे कुछ कुलीग्स जो है वो कुवैत में काम करते हैं, कतर, ओमान, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, मुख्तलिफ कंट्री में काम करते हैं ना। लेकिन क्या सब कंट्री की जो कल्चर है वो सेम है? नहीं है ना। तो इट्स मीन कि नर्स जो है वो मल्टीपल कल्चर के साथ उसके इंटरेक्शन आ सकते हैं। अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की, तो जो हमारी कल्चर है, पठान की जो कल्चर है, वो दूसरे हमारे जो है उर्दू स्पीकर या जो महाजर है उससे मुख्तलिफ है या नहीं है? पेशावर की कल्चर कराची की कल्चर से मुख्तलिफ है या नहीं है? दीर की कल्चर चतराल की कल्चर से मुख्तलिफ है या नहीं है? इसी तरह अगर हम रिलीजियस की बात करें, मुस्लिम के अलग कल्चर है, हिंदू के अलग कल्चर है, क्रिश्चियन के अलग कल्चर है, ठीक है। तो मुख्तलिफ कल्चर्स है ना इसमें। तो नर्स जो है वो मुख्तलिफ कल्चर के साथ वो इंटरेक्शन में आते हैं। अब इस थ्योरी का जो मेन थीम्स है वो ये है कि हाउ टू डील्स विद द पेशेंट्स कम्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर। जो हमारे पास डिफरेंट कल्चर से जो पेशेंट आते हैं उसको किस तरह डील किया जा सकता है, ठीक है। हाउ टू डील विद पेशेंट्स कम्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर। जो मुख्तलिफ कल्चर से पेशेंट आते हैं उसको किस तरह डील करने हैं। हर इंडिविजुअल को उसकी कल्चर के मुताबिक, उसकी वैल्यू, उसकी बिलीफ, उसकी नॉर्म्स के मुताबिक उसको केयर प्रोवाइड करना, ये इस थ्योरी का मेन पर्पस है, सही है। और जब तक आप किसी भी इंडिविजुअल को उसके कल्चर के मुताबिक केयर प्रोवाइड नहीं करोगे तो इफेक्टिव केयर नहीं है। अक्सर हमारे पास पेशेंट आते हैं विद हेलुसिनेशन, इल्यूजन या डिल्यूजन के साथ आते हैं ना हमारे पास। लोग क्या कहते हैं कि उसके ऊपर क्या है? जिन्नात है। हेलुसिनेशन इज जस्ट लाइक दैट, देखो कोई आ रहा है, वो देखो मुझे आवाज ही दे रहे हैं, वो मुझे बुला रहे हैं, अब देखो कि वहां भी कोई भी नहीं होगी। हम उसको कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, मेंटल हेल्थ में, सोशल साइकोलॉजी में हम उसको क्या कहते हैं कि दिस इज अ मेंटल डिसऑर्डर है, और इसको हम कहते हैं दिस इज अ हेलुसिनेशन। लेकिन रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से लोग उसको क्या कहते हैं? जिन्नात है। तो आपने उसको ऐसा नहीं है कि आप उसका मजाक उड़ाए, सही है। आपने 3 तरीके हैं उसके जो कल्चर केयर प्रोवाइड करने के, आगे हम सनराइज मॉडल में पढ़ेंगे, सही है। कुछ लोग आते हैं ना कुछ रेमेडी के साथ, कुछ घरेलू जो टोटके उसको कहते हैं ना। अगर कोई बांस, मैं खुद आपको बता देता हूं कि हमारे यहाँ एक था, आप कह सकते हैं कि जस्ट लाइक उसको ना भतीजा, उसको बांस हुआ था अभी रिसेंटली एसिड। तो उसके ऊपर उसने कई बार मुझे कॉल की कि हम इसके ऊपर जो है ना, डॉक्टर ने उसको एडवाइस किया था कि अपनी उसकी प्रॉपर ड्रेसिंग करने, ये सारी चीज़ें।
वो बार बार मुझे कॉल करते थे कि हम उसके ऊपर वो डालते हैं, क्या कहते हैं, कुरकमान हम पुश्तों में उसको कहते हैं। आपने हल्दी, ठीक है, हम उसके ऊपर वो डालते हैं। मैंने कई बार उसको कहा कि मुझे तो इसका आइडिया नहीं है कि मतलब उसकी क्या बेनिफिट क्या है और उसके मतलब कोई हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं है। तो मतलब लोग ये इस टाइप के वो करते हैं ना, खांसी के लिए लोग क्या क्या मतलब रेमेडीज यूज नहीं करते घर में, ठीक है, कोकनार, ठीक है, इसके अलावा क्या कहते हैं उसको, हाँ नहीं वो बिनाउशा शातरब, आई डोंट नो एक्चुअल व्हाट इज द नेम ऑफ दैट, ठीक है, जो शानदार हर्बल वो है, वो लोग यूज करते हैं उसके लिए। कुछ लोग इसके लिए हनी यूज करते हैं, ठीक है, पानी में डालकर वो पी लेते हैं। इसी तरह टेम्परेचर के लिए भी मुख्तलिफ वो यूज करते हैं रेमेडी, सही है। तो दिस इज कॉल्ड, ये क्या है, दिस इज अ कल्चर ट्रीटमेंट। इसको हम आगे पढ़ेंगे कि दिस इज अ जेनेरिक फोक सिस्टम उसको कहते हैं, या फोक ट्रीटमेंट उसको कहते हैं। कभी कभार हमारे पास कुछ आ जाते हैं ना, कुछ पेशेंट आ जाते हैं और उसने यहाँ पे जो तावीज़ बांधे हुए होते हैं ना, तो मतलब ऐसा नहीं है, अगर आपने उसकी कल्चर का मतलब रिस्पेक्ट करना है, ऐसा नहीं है कि आप उसको पाटे और फेंक दे कि ये क्या फजूल चीज़ आपने रखी हुई है, ठीक है। मतलब ये है कि नर्स मल्टीपल जो कल्चर से पेशेंट आते हैं और नर्स उसको डील करते हैं। तो ये थ्योरी आपको यही बताते हैं कि आपने किस तरह उस पेशेंट को डील करने हैं, किस तरह आपने उसकी जो कल्चर है, उसकी जो नॉर्म्स है, वैल्यूज है, बिलीफ है, आपने उसका ख्याल रखना है। फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट की सर्जरी हो रही है और ठीक है, सर्जरी अभी प्लान है कि मतलब 10 बजे उसकी सर्जरी होगी, वो कहते हैं नहीं 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 आप सब्र करें, 10 बजे मुझे सबसे पहले मैं जो है वज़ू करूँगा, इसके बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ूँगा, फिर मैं तिलावत करूँगा, ठीक है, फिर जो उसके रिलीजियस लीडर होते हैं मैं उससे इजाज़त लूँगा, इसके बाद मैं सर्जरी के लिए जाऊँगा। आप देख एक यू कैन से कि दिस इज अ एथिकल डिलीमिया राइस हो गया ना, मैं अब क्या करूं, 10 बजे उसकी सर्जरी होनी है और ये जो करेंगे तो 11-12 बज जाएंगे, ठीक है, तो क्या डॉक्टर ऊटी में उसका वेट करेंगे। सो आप क्या करोगे इस टाइप की सिचुएशन में, आप क्या करोगे, सही है। या अगर एक फीमेल है, मुस्लिम फीमेल है और डॉक्टर ने उसको एडवाइस की है एबॉर्शन कि मत, उसको हम कहते हैं मेडिकल एबॉर्शन, एक होते हैं लीगल, इसको हम लीगल एबॉर्शन कहते हैं, इस्लाम में भी इसकी इजाज़त है। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस लेडीज़ हैं, वो कहते हैं नहीं मुझे तो, मैं मर जाऊंगी लेकिन मुझे एबॉर्शन नहीं करने हैं, क्योंकि इस्लाम में ये है कि अगर आपने किसी एक इंसान की ज़िंदगी बचाई तो मतलब यूनिवर्स की ज़िंदगी बचाई सारी कायनात की, और अगर आपने किसी एक इंसान की ज़िंदगी ली तो मतलब सारी कायनात की, तो मैं तो ये नहीं कर सकती। आप ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, अगर इस तरह टाइप की एथिकल डिलीमा हो तो आप क्या करोगे। अक्सर हमारे पास कुछ फीमेल आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा हिजाब में, ठीक है, अब उसको तो चेक करना है, सही है, सोर थ्रोट के साथ है, टॉन्सिलाइटिस के साथ है, तो उसको तो चेक करना है। तो हिजाब की बाहर से तो मैं उसको नहीं देख सकता ना, या अगर इसके एंडोस्कोपी करने हैं तो मैं क्या उसके माउस के अंदर होल करके अंदर वो कैमरा डाल दूंगा, ठीक है। तो इस टाइप के पेशेंट को आपने किस तरह डील करने हैं। मुख्तलिफ टाइप के पेशेंट आते हैं जो मुख्तलिफ कल्चर बिलीफ के साथ होते हैं, ठीक है, तो आपने उसको किस तरह डील करने हैं, क्लियर। तो ये ट्रांसकल्चर थ्योरी आपको इसके बारे में बताते हैं, क्लियर है ओवरव्यू। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है, क्या है, टर्मिनोलॉजी है, जिसमें सबसे पहले है ट्रांसकल्चर नर्सिंग, ट्रांस कल्चर नर्सिंग। ट्रांसकल्चर नर्सिंग क्या है, ट्रांसकल्चर नर्सिंग, हाँ हाँ बिल्कुल। देख नर्सिंग, ये नर्सिंग की वो ब्रांच है जिसमें आप कंपेरेटिव स्टडी करते हैं मुख्तलिफ कल्चर्स की, ठीक है, और आप केयर प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर, अकॉर्डिंग टू देयर बिलीफ, अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यूज, ठीक है, उसके मुताबिक। तो दिस इज अ कंपेरेटिव, आप कह सकते हैं कि ट्रांसकल्चर क्या है, दिस इज अ ब्रांच ऑफ नर्सिंग है, बिकॉज दिस इज अ नर्सिंग, नर्सिंग की मुख्तलिफ ब्रांच है। सो दिस इज ट्रांसकल्चर नर्सिंग इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ नर्सिंग विच इन्वॉल्व अ कंपेरेटिव स्टडी, किस चीज की, ऑफ द कल्चर,
रिलेटेड टू नर्सिंग प्रैक्टिस। सही है, मतलब मुख्तलिफ कल्चर है ना हमारे पास। आप मुस्लिम को अगर केयर प्रोवाइड करते हैं तो कुछ और केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। अगर हमारे पास एक मुस्लिम पेशेंट के डेथ हो जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ तो नहीं, यहाँ पे तो मतलब कोई उसका ख्याल नहीं रखता, लेकिन अगर आप JCI जो JCI रिकग्नाइज हॉस्पिटल है उसमें काम करोगे, लाइक आगा खान, शौकत खानम या जो शिफा है वगैरह, तो उसमें जब पेशेंट की डेथ हो जाते हैं ना, तो फिर आपने उसको, अगर मुस्लिम है तो उसके मुताबिक आपने उसको गुस्ल देना, कफन वगैरह, ये इट्स योर वो ड्यूटी में आती है कि आप उसको करोगे। लेकिन अगर कोई क्रिश्चियन की डेथ हो जाते हैं तो उसकी कंप्लीटली अलग है। उसको इसी तरह प्रिपेयर किया जाता है जिस तरह कोई शादी के लिए कोई दुल्हा तैयार किया जाता है, फिर इसकी इर्द गिर्द फूल और ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं। ठीक है, तो ये दोनों मुख्तलिफ है। ठीक है, तो मुख्तलिफ मतलब एक ही डेड बॉडी है, लेकिन मुख्तलिफ उसकी क्या है, एंड है। तो इसका मतलब यह है ट्रांसकल्चर की दिस इज अ ब्रांच ऑफ नर्सिंग है। वो क्या कहते हैं, कंपेरेटिव स्टडी है। कंपेरेटिव स्टडीज ऑफ कल्चर, मुख्तलिफ कल्चर है, उसको कंपेरेटिव, इस कल्चर को इस कल्चर से आपने कंपेयर करना है। ठीक है, और इसमें आप क्या करते हो जी, related to nursing practice and health illness context with respect to practice belief of value and of client। इसमें आप क्या करते हैं, कल्चर के मुताबिक, सिंपल यू कैन से कि कल्चर के मुताबिक आप उसको केयर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जिसकी जो कल्चर है उस कल्चर के मुताबिक आप इसमें केयर प्रोवाइड करते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है एथेनो नर्सिंग। नर्सिंग, एथेनो नर्सिंग क्या है जी, ये वो नर्सिंग केयर है जो आप प्रोवाइड करते हैं किसी भी इंडिविजुअल को अकॉर्डिंग टू दियर कल्चर, मींस अकॉर्डिंग टू दियर बिलीफ एंड वैल्यू। ठीक है, ये केयर है, दिस इज नर्सिंग एंड दिस वन इज अ केयर, नर्सिंग केयर। सही है, सो नर्सिंग केयर अकॉर्डिंग टू द बिलीफ एंड वैल्यू ऑफ द clients, nursing care according to the belief and values of the client। सही है, इसकी कोई एग्जांपल आप मुझे बता सकते हैं ट्रांसकल्चर के, ट्रांसकल्चर की कोई एग्जांपल बता सकते हैं मुझे जी? बिल्कुल आप कह सकते हैं उसको। सही, देख इसके जिस तरह हमने अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लेते, ठीक है, वो सिर्फ हर्बल मेडिसिन के ऊपर बिलीव करते हैं, प्लांट से जो मेडिसिन होते हैं ना, होम्योपैथिक आप कह सकते हैं, लेकिन हर्बल इज समथिंग एल्स। ठीक है, अकीम जिसको हम पुराने ज़माने में अकीम कहते थे, एलोपैथिक इज समथिंग एल्स। एलोपैथिक जो आप पेनाडाल लेते हैं, एरेनेक वगैरह, ये सारे आपके पास एलोपैथिक मेडिसिन है। हर्बल मेडिसिन वो मेडिसिन है जो प्लांट से होते हैं। ठीक है, तो जिस तरह हेल्दी की हमने बात की, तो अगर एक इंडिविजुअल है, एक पेशेंट है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है और वो कहते कि नहीं मुझे ये टेबलेट नहीं खानी है, मुझे वो घर से मेरे टेबलेट लेकर आई, मैं उसको खाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या है, आपने इस नर्सिंग, ये वो नर्सिंग है जो उस केयर के मुताबिक, लेकिन आपने उसकी क्या करने हैं, आपने उसको ये कहना है कि ठीक है अब जो मेडिसिन ले रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अभी आपको इस मेडिसिन की ज़रूरत है, आप ये मेडिसिन ले लें। ठीक है, जब आपकी रिकवरी हो जाएंगी, जब आप घर जाएंगे, नो डाउट आप अपनी जो मेडिसिन है उसको कंटिन्यू रखें। सही है, मतलब आप उसको डिस्करेज नहीं कर सकते। सही है, उसकी केयर उसके कल्चर के मुताबिक आपने उसको प्रोवाइड करने हैं। और जो एथेनो नर्सिंग है उसके एग्जांपल क्या है, हाँ, नर्सिंग केयर अकॉर्डिंग टू द बिलीफ एंड वैल्यू ऑफ द क्लाइंट्स। अगर एक इंडिविजुअल है और वो कहते हैं कि प्लां बंदा ने जो है मुझे वो दवाई दी है, मैं तब तक ठीक नहीं होऊंगा जब तक वो मुझे वापस दवाई न दे। सही है, तो दिस इज, ये उनकी बिलीफ है। या अगर उनके परसेप्शन, बिलीफ या वैल्यू ये है, जिस तरह हमने जिन्नात की बात की,
सही है कि उसके ऊपर क्या है, जिन्नात हैं। अक्सर लोग आते हैं ना इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब अभी बहुत ज़्यादा लेट है, कल हम उसको मौलाना के पास लेकर जाएंगे, आपके कान में कहेंगे चुपके से इसके ऊपर जिन्नात है, कल हम उसको लेकर जाएंगे, आप जब उसको कोई ट्रीटमेंट दे दे ताकि कल सुबह तक ये थोड़ा आराम कर लें। सही है, उसका आपके ऊपर उसका बिलीफ है ही नहीं। ठीक है, वो कहते हैं कि मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये काम मौलाना का है, लेकिन आप कुछ ऐसी मेडिसिन सिर्फ दे दे सुबह तक ये रिलैक्स हो जाए, फिर हम उसके पास लेकर जाएंगे। तो आपने उसको उसकी जो बिलीफ है उसके अकॉर्डिंग आपने उसको केयर प्रोवाइड करना है। सही है, ऐसा नहीं है कि आप उसे कह दे कि यार ये अब तक इस जमाने में भी आप जो है जिन्नात के पीछे पड़े हो, ये सारे मतलब झूठ है ये वगैरह। ठीक है, आप ऐसा नहीं है, आपने उसकी बिलीव और उसकी जो वैल्यू है उसके मुताबिक आपने उसको केयर प्रोवाइड करने है। सही है, आपने इंसेस्ट नहीं करना है, जबरदस्ती आपने नहीं करने है। क्लियर। एक है कल्चर कॉन्गोरेंट नर्सिंग केयर। ये क्या है जी? जी हाँ, नर्सिंग केयर है ये। नर्सिंग केयर provided to any individual according to their belief, values and life values। क्या मतलब है इसका जी? सब में कल्चर और वैल्यू के मुताबिक देने हैं, लेकिन इसमें यह है ना कि अगर कोई इंडिविजुअल है या जो भी हैं और वो कहते हैं कि मुझे इसी दिन कोई स्पेसिफिक डेज पे मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये डाइट चाहिए। अगर हम मुस्लिम की बात करें तो उसकी ईद होते हैं ना, वो हॉस्पिटल में आपसे डिमांड करते हैं कि मुझे ईद वाले दिन ये मतलब ये जो हॉस्पिटल के कपड़े हैं ये मैं नहीं वो कर सकता हूँ, पहन सकता हूँ, आपने मुझे घर से जो क्लॉथ आएंगे ना आपने मुझे वो देने हैं। ठीक है, मुझे वो पहनना है क्योंकि हमारी ईद है। सही है, या वो कहते हैं ना कि आपके जो हॉस्पिटल का खाना है ना ये मैं उसी दिन नहीं खाऊंगा, कि उसी दिन भी मुझे ये खाना खाना है। तो आप मुझे ये बता दें, क्या ये डिमांड सब जितने भी आपके पास पेशेंट है सबके होंगे या सिर्फ मुस्लिम के होंगे जिसकी ईद है? सिर्फ मुस्लिम के होंगे ना जिसकी ईद है, बाकी के तो नहीं होंगे। तो उसके मुताबिक सिर्फ मुस्लिम को आपने अगर ये अलाउड करने कि ठीक है आप उसी दिन घर वाले क्लॉथ्स पहन सकते हैं या घर से जो खाना आएंगे वो खा सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड कल्चर कॉन्ग्रुएंट नर्सिंग केयर, बिकॉज nursing care provided to any individual according to their belief, according to their values and the life values। क्लियर। इसी तरह अगर क्रिश्चियन 25 दिसंबर को उसकी ईद होते हैं ना, अगर वो डिमांड करते हैं किसी खास चीज़ की कि मुझे ये करने हैं वो करने हैं वार्ड में, तो सिर्फ उसको प्रोवाइड किया जाएगा ना ये केयर, बाकी को तो नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो जिसकी कल्चर है कोई खास, या अगर कोई कहते हैं अगर आपके पास मुख्तलिफ पेशेंट है वार्ड में, आपके पास मुस्लिम भी है आपके पास नॉन मुस्लिम हिंदू भी हैं, तो मोस्ट ऑफ द हिंदू दे आर वेजिटेरियन होते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द हिंदू दे आर वेजिटेरियन। तो आपने ऐसा नहीं है कि उसको प्रोटीन की ज़रूरत है। किस चीज़ की ज़रूरत है? प्रोटीन की ज़रूरत है, और आपने उसको बैलेंस डाइट देना है ताकि उसमें प्रोटीन ज़्यादा हो। तो आपने ऐसा नहीं है कि उसको उसके डाइट में आप मीट को शामिल कर दें कि नहीं मीट में जो है दिस इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, आप मीट नहीं लोगे तो आपकी प्रोटीन पूरी नहीं होगी। छोड़िए इन बातों को, ये जब हॉस्पिटल से बाहर जाएंगे तो फिर आपने करना ही, आपने कोई और चीज़ उसके डाइट में इंक्लूड करने हैं जिसमें प्रोटीन हो, लेकिन उसकी कल्चर का आपने ख्याल रखना है, बिकॉज ही और शी इज़ वेजिटेरियन।
ठीक है, तो आपने उसको वेजिटेरियन फूड देनी है, लेकिन उसमें आपने कोई ऐसी आइटम आपने इंक्लूड करना है जिसमें प्रोटीन हो। क्लियर? तो ये कल्चर थ्योरी हम इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसमें ये सारी चीजें होते हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वर्ल्ड व्यू। वर्ल्ड व्यू, वर्ल्ड व्यू क्या है? वर्ल्ड व्यू जी, वर्ल्ड व्यू वर्ल्ड व्यू का मतलब है, वर्ल्ड व्यू इज हाउ पीपल look at world or यूनिवर्स। देख, हर एक के अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, ठीक है, और ये डायरेक्टली, ये सारे, ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं किसी इंडिविजुअल, फैमिलीज या कम्युनिटीज के हेल्थ के ऊपर। वर्ल्ड व्यू आपके ख्याल में, अगर हम पहले, वर्ल्ड व्यू का मतलब है कि आप इस वर्ड को या जो भी है, कल्चर है, नॉर्म्स है, बिलीफ है, उसको आप किस तरह देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंसेप्ट होते हैं ना लोगों की, कुछ लोग कहते हैं कि 2 दिन की जिंदगी है और बस इसको एंजॉय करें, ना वो अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, इसका असल में जो मीनिंग है वो मैं आपको बाद में बता रहा हूँ, लेकिन वर्ल्ड व्यू किस तरह इफेक्ट करते हैं आपकी हेल्थ के ऊपर, वो बता रहा हूँ। ठीक है, लोग कहते हैं 2 दिन की जिंदगी है, उसको एंजॉय करें, जो भी चीज सामने आए उसको खाए, जो भी मिले उसको एंजॉय करें। ठीक है, मतलब वो अपने सेहत का ख्याल नहीं रखते। वो कहते हैं 2 दिन की जिंदगी, वो कहते हैं कि एक ही दिन मुकर्रर है, आपने उसी दिन मरना है। आप एक्सरसाइज करोगे, ऐसी थोड़ी है कि आप 10 साल, आपकी जो टाइम है वो 10 साल इंक्रीज होगी, ऐसा है। अगर फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल है, ठीक है, मैं मुस्लिम कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ अभी, हर एक के कॉन्सेप्ट अलग होते हैं, लेकिन मुस्लिम का कॉन्सेप्ट ये है कि हर इंसान का अपना एक टाइम मुकर्रर है, न वो इससे 1 सेकंड आगे, न वो इससे 1 सेकंड लेट, मतलब पीछे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक इंडिविजुअल है जो 27 सितंबर 2025 को उसकी डेथ होगी 5 PM। वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, बैलेंस डाइट भी ले रहा है, ठीक है, अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहा है, मेडिसिन भी ले रहे हैं। तो क्या एज अ मुस्लिम बिलीव ये 27 से 30 सितंबर तक इसके टाइम इंक्रीज हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। अगर एक इंडिविजुअल है, उसके दिल में जो आए वो खा ले पी ले, क्या उसके 27 से 20 सितंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। तो लोगों की कॉन्सेप्ट, कुछ लोगों की कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक टाइम, एक दिन मुकर्रर है तो बस उसी दिन मरना है, ना अभी तक खाने पीने से कोई मरा है। ठीक है, आप सुनते हैं ना अक्सर कि लगी ना मोर्शन शहीद हो, खेती शहीद हो तो कैसा कैसा ना नादान शहीद, वैसे पूरे बता नादान शहीद नहीं दे रहे। सो इट्स मीन कि फिर लोग, अगर लोगों की ये कॉन्सेप्ट है तो अपना ख्याल रखेंगे? नहीं रखेंगे ना। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात 100% ठीक है कि खाने पीने से आपकी जो मरने का या जीने का जो टाइम है वो इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा, लेकिन कम से कम दूसरों के ऊपर बोझ तो नहीं पड़ोगे ना। फॉर एग्जांपल, एक इंडिविजुअल है जो 2030 में उसकी डेथ होगी, अगर वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, वो डायबिटीज हो जाते हैं, हाइपरटेंशन, उसकी वजह से उसको स्ट्रोक हो जाते हैं, CVA। अब वो मरेगा 2030 में, लेकिन 2020 से वो बेड पे पड़ा है। 10 साल जो है ना, वो अपने मरने का इंतजार करेगा, क्योंकि मरना तो उसी दिन है, लेकिन उसने अपने ख्याल नहीं रखा तो 10 ईयर तक वो अपने ऊपर भी वो एक अजाब बना हुआ है और अपनी फैमिली के ऊपर भी वो एक अजाब है। ठीक है, तो मरना उसी दिन है, लेकिन जीना किस तरह है ये आपके ऊपर है। सही है, ये आपके वर्ल्ड व्यू के ऊपर है कि आप उसको किस तरह देखते हो। कुछ लोग जो है पॉजिटिविस्ट होते हैं, आपने देखे होंगे ना, ये मुख्तलिफ फिलोसफिकल है, स्कूल ऑफ थॉट है, जो हम फिलोसफी में हम उसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट है, पॉजिटिविस्ट हैं, कुछ लोग जो है कंस्ट्रक्टिविज्म होते हैं, नेचुरलिस्ट होते हैं, ऑप्टिमिस्ट होते हैं। ठीक है, ये सारी स्कूल ऑफ थॉट है। पॉजिटिविस्ट में क्या है?
उसमें फिक्स रियलिटी होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी उसमें होते हैं। जो चीज आपके सामने है वो चीज मौजूद है, जो आपके सामने नहीं है वो नहीं है। ये पॉजिटिविस्ट की कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और जो कॉन्स्ट्रक्टिविज्म है या नेचुरलिस्टिक है वो इसके अगेंस्ट है। वो कहते हैं नी देयर इज अ मल्टीपल रियलिटी। सही है। तो मतलब वर्ल्ड व्यू अगर आप किस तरह देखते हो इस वर्ल्ड को, अगर आप पॉजिटिविस्ट है तो आप कहेंगे कि बस ये दुनिया है, इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है। सही है। क्योंकि जो चीज मौजूद है, जिस चीज को आप टच कर सकते हो, जिस चीज को आप देख सकते हो, स्मेल कर सकते हो, सेंस कर सकते हो, फील कर सकते हो, दिस इज द रियलिटी। अगर मैं आपसे को 1000 बार बता दूं ना ये दुनिया खत्म हो जाएगी, आपने दोबारा उठना है, आपने ये करना है, आप कहेंगे नहीं नहीं, ये दुनिया है जो मेरे सामने है, इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ ना कि देख इस रूम में जो है ना यहाँ पे एयर है, आप मुझे कहेंगे, आप मुझे दिखा रहे कहाँ पे है एयर की, कोई साउंड है यहाँ पे, स्मेल है, आप उसको टच कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं, आप उस पर बिलीव ही नहीं करोगे जब तक आप अपने सेंसेस से उस चीज़ को प्रूव नहीं करोगे। तो इसी तरह ये वर्ल्ड व्यू है कि आप दुनिया को किस तरह देखते हो, आपके माइंड में इसके बारे में क्या इमेज है, और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं आपकी हेल्थ के ऊपर, जिस तरह मैंने आपको पहले बता दिया कि आपकी कॉन्सेप्ट क्या है। क्लियर। इसके अलावा है कल्चर केयर डाइवर्सिटी। 5 नंबर पे क्या है, कल्चर केयर डाइवर्सिटी। इसका मतलब क्या है, डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि देयर इज अ डिफरेंस इन द मीनिंग ऑफ केयर अकॉर्डिंग टू द कल्चर। मुख्तलिफ कल्चर हैं तो इस कल्चर के मुताबिक जो केयर है वो मुख्तलिफ होंगे। कल्चर के मुताबिक केयर मुख्तलिफ, डाइवर्सिटी मीन मुख्तलिफ, ठीक है या नहीं है, ठीक। कल्चर केयर डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, डिफरेंस इन मीनिंग, वैल्यू और एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ केयर। सही है। कल्चर इज नॉट सेम, कल्चर क्या है, सेम नहीं है। जब कल्चर सेम नहीं है तो आप सबको सेम केयर प्रोवाइड नहीं कर सकते। सही है, सबको सेम केयर प्रोवाइड नहीं कर सकते। जिस तरह मैंने आपको कहा कि अगर आपके पास वार्ड में मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, तो आपने इन दोनों को उसके अकॉर्डिंग, अगर मैं इसका एक एग्जांपल बता देता हूं, चाइना में जो डॉग है उसको लोग खा लेते हैं ना, या नहीं खाते उसको, ठीक है। तो उसकी कल्चर के मुताबिक डॉग को एज अ फूड में शामिल करना ये क्या है, उसकी कल्चर में लीगल है या इलीगल है, लीगल है। लेकिन अगर एज अ मुस्लिम पाकिस्तानी क्या वो डॉग को खाएंगे, नहीं खा सकते ना। अब किसी चाइना हॉस्पिटल में एडमिट है तो आप वहां पे डिमांड कर सकते हैं ना कि मुझे हलाल फूड चाहिए, कर सकते हैं ना। बल्कि वहां पे ये है कि आप जब जाते हैं ना ईसाई के पास, तो वहां पे लिखा होता है कि दिस इज हलाल गोश्त है, ये इस चीज की है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर कल्चर आपको मिल जाता है ये सारी चीजें। सही है। आप जिस तरह मैंने हिंदू की एग्जांपल दे दी, वो गोश्त को बहुत कम खाते हैं, वेजिटेरियन होते हैं मोस्ट ऑफ देम, ठीक है। उसके रिलीजियस बिलीफ ऐसे है कि वो गाय को जो है बहुत मुकद्दस समझते हैं, तो दैट्स वाई वो इसकी गोश्त नहीं खाते। सही है। लेकिन एज अ मुस्लिम हम तो ठीक है इस इंतजार में होते हैं। सही है। तो मतलब ये है कि कल्चर केयर डाइवर्सिटी है, आप सबको सेम एक फ्रेम में नहीं रह सकते। सही है या नहीं है, समझ में आ रही है ना कि मतलब हर कल्चर के मुताबिक आपने उसको किया, क्योंकि हर कल्चर में जो वैल्यूज होते हैं, जो बिलीव्स होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, तो आपने उसी कल्चर के मुताबिक उसको केयर प्रोवाइड करना है। एक है कल्चर केयर यूनिवर्सिटी, कल्चर केयर यूनिवर्सलिटी। कल्चर केयर यूनिवर्सलिटी का मतलब क्या है, कुछ कॉमन पैटर्न्स होते हैं, कॉमन पैटर्न कल्चर के,
ठीक है, किस तरह? ज्यादातर कल्चर में जो मॉर्निंग प्रे है ना, वो ज्यादा कल्चर में है, चाहे मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है। हाँ, वो अलग अलग हो सकते हैं, मतलब उसकी जो आ, आप कह सकते हैं कि तरीका, नमाज पढ़ना अलग तरीका है, ठीक है। लेकिन हर कल्चर में, मोस्टली जितनी भी कल्चर है, उसमें तकरीबन जो मॉर्निंग प्रे है वो सब में कॉमन है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई सर्जरी के लिए जाते हैं, कोई अल्लाह ताला से मांगते हैं, कोई भगवान से मांगते हैं, कोई और जिसकी इबादत करते हैं उससे मांगते हैं, लेकिन सबका एक ही कॉमन तरीका है, ठीक है। स्पिरिचुअल बिलीफ सबके हैं। तो कुछ चीजें ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, उसको हम कहते हैं कल्चर यूनिवर्सलिटी, ठीक है। सेम पैटर्न, सेम एक जैसे, जिस तरह मैंने आपको मॉर्निंग प्रे की मैंने आपको एग्जांपल दी कि दिस इज अ बेस्ट एग्जांपल। यहां तक क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं है ना? अब हम बात करेंगे सनराइज मॉडल की। सनराइज मॉडल क्या मतलब है? सनराइज मॉडल क्या मतलब है इसके? देख इज अ नर्स, आप ये तस्वीर कर लें कि हर दिन एक न्यू सूरज जो है ना वो निकल आता है। हर दिन आपके पास एक न्यू पेशेंट होते हैं, सही है। और हर पेशेंट के अपनी यूनिक कल्चर होते हैं, यूनिक बिलीफ होते हैं, यूनिक वैल्यूज होते हैं। ऐसा नहीं है आज आपके पास जो पेशेंट है वो वेजिटेरियन है, कल हो सकता है वो पेशेंट डिस्चार्ज हो और उसकी जगह कोई और पेशेंट हो और जो सिर्फ मीट को पसंद करते हो। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप कल वाले आपके माइंड में है अपने डाइट चेंज नहीं करने हैं, ठीक है। उसके लिए आलू और ये क्या कहते हैं कद्दू और ये चीजें आपने नहीं मंगवाने हैं, सही है। तो सनराइज मॉडल, ये तो मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट के लिए बता रहा हूँ, एक्चुअली दिस इज नॉट द कंसेप्ट। एक्चुअली ये जो सनराइज मॉडल है ना, वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द कल्चर के डाइवर्सिटी एंड द कल्चर के यूनिवर्सलिटी। इसकी माबेन आपको एक रिलेशनशिप को बिल्ड करते हैं। इसकी 4 लेवल है। कितने लेवल हैं? 4 लेवल हैं। जो फर्स्ट लेवल है ना, फर्स्ट लेवल, यहां पे जो है ना फर्स्ट लेवल में, इसमें है वर्ल्ड व्यू, ठीक है। क्या है? वर्ल्ड व्यू है। वर्ल्ड व्यू किस चीज के है पता है? हाँ, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको आसान हो। वर्ल्ड व्यू किस चीज के वर्ल्ड व्यू है? सोशल, सोशल एंड कल्चर, हाँ, डायमेंशन, जिसमें आपके पास क्या क्या है पता है? सबसे पहले आपके पास सोशल फैक्टर हैं, इसके अलावा रिलीजियस फैक्टर हैं, इसके अलावा हाँ बिलीफ्स हैं, वैल्यू है, एजुकेशन फैक्टर है, पॉलिटिकल फैक्टर है, इकोनॉमिकल फैक्टर है,
जी। हाँ, इकोनॉमिकल फैक्टर है, इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है। रिलीजियस लिख चुके हैं। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है। हाँ, ठीक है, ये मुख्तलिफ फैक्टर है, उसको कहते हैं सोशो एंड कल्चर डायमेंशन, मुख्तलिफ डायमेंशन है। ठीक है, अब एक वर्ड व्यू क्या है आपके मुताबिक? सोशल फैक्टर क्या हो सकते हैं? मे बी अकॉर्डिंग टू यू सोशल फैक्टर इज समथिंग एल्स, एंड अकॉर्डिंग टू मी द सोशल फैक्टर इज समथिंग एल्स। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज अ रिलीजियस फैक्टर? कुछ लोग बहुत ज्यादा रिलीजियस होते हैं, बहुत ज्यादा मजहबी लोग जो होते हैं। कुछ लोग इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेते इस मैटर को। बिलीफ, कुछ लोगों की बहुत स्ट्रांग बिलीफ होते अबाउट समथिंग, वो चेंज नहीं हो सकती। क्या कहते हैं, काली बिल्ली जब नजर आते हैं ना कुछ गलत जरूर होता है। मेरी जो ये है ना लेफ्ट आईज, जब ये ब्लैंकिंग करते हैं ना कुछ जरूर गलत होते हैं। जब कौवे जो है ना वो जब आवाजें देते हैं ना, बाहर से कोई जरूर आते हैं। सही है, दिस इज बिलीफ। ये क्या है? बिलीफ है। नेक्स्ट वन इज वैल्यू। हर एक की मुख्तलिफ है। आप अपनी सेहत को कितनी वैल्यू देते हो? सही है, आप हेल्थ को कितनी वैल्यू देते हो? कुछ लोग बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, परवाह होते हैं ना, वो कोई केयर नहीं रखते अपने आप को, केयरलेस होते हैं। उसको फीवर भी होते हैं ना, ठीक हो जाऊंगा, ये एक दो दिन हो जाते हैं बस, ठीक हो जाते हैं। ठीक है, वो नहीं करते हैं। एजुकेशनल फैक्टर, आप कितनी वैल्यू देते हो एजुकेशन को? एजुकेशन आपके ऊपर उसका कितना इफेक्ट है? इसी तरह पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजी, ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर किस तरह इफेक्ट करते हैं हेल्थ के ऊपर, कोई बता सकते हैं? हाँ, इसके देख, इसके बेनिफिट भी हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। मोबाइल, मोबाइल ने सबको एक आइसोलेशन में डाल दिया है या नहीं? मोबाइल ने सबको एडिक्शन में डाला है या नहीं? मोबाइल ने मतलब जो आपकी एक्सरसाइज और इन चीज़ों को ख़त्म कर दिया नहीं? क्योंकि इससे पहले हम क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल वगैरह गेम्स खेलते थे ना, आजकल हम वही गेम खेलते हैं लेकिन मोबाइल पे। ठीक है, इसी तरह आई साइट कितनी कमज़ोर है, क्योंकि एनी टाइम आपके सामने जो है मोबाइल्स होते हैं। सही है, इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें हैं, जितनी भी ये आप देख सकते हैं, एयर पोल्यूशन जो है टेक्नोलॉजी की वजह से है। कार्स, ये जितनी भी आपके फैक्ट्री है वगैरह, ये कितने कर रहा है, लेकिन इसके बेनिफिट भी हैं। टेक्नोलॉजी किस तरह इफेक्ट करते हैं आपके एनवायरनमेंट को? इससे पहले लेजर थेरापी कभी था नहीं था ना, आजकल मोस्ट ऑफ द सर्जरी उस पर होते हैं। ठीक है, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, कभी आपने उसका नाम सुना था? आजकल सारी सर्जरी उसके ऊपर हो रही है। ठीक है, इवन के ब्रेन ट्यूमर को भी जो है लेजर के थ्रू रिमूव करते हैं। सही है, इसके अलावा एमआरआई, इससे पहले कभी आपने एमआरआई सुना था 19 में? सीटी स्कैन, ठीक है, ये और आजकल उसमें और भी इंप्रूवमेंट आ रहे हैं, एडवांसमेंट आ रहे हैं। सही है, अल्ट्रासाउंड, ये सारी क्या है, टेक्नोलॉजी है। सही है, तो टेक्नोलॉजी किस तरह इफेक्ट करे, ये सारी चीजें जो है ना, ये जितनी भी चीजें हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ के ऊपर। ठीक है, क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं आपके एक्सप्रेशन के ऊपर, आपके इमोशन के ऊपर, आपकी हेल्थ के ऊपर। सही है, तो ये सारी क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ये हमने बहुत नीचे बना लिया है, चलो, ये इन्फ्लुएंस करते हैं एक्सप्रेशन आपके हेल्थ के ऊपर, इलनेस के ऊपर। ठीक है, अब देख, सही है,
अब इसके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट किसकी चीज के ऊपर है पता है? इंडिविजुअल के ऊपर, फैमिलीज के ऊपर, कम्युनिटीज के ऊपर, इंस्टीट्यूशन के ऊपर, एंड डाइवर्स केयर सिस्टम के ऊपर। किस तरह? टेक्नोलॉजी केयर सिस्टम के ऊपर उसका इफेक्ट है या नहीं है ना? इसी तरह इंस्टीट्यूशन के ऊपर उसका इफेक्ट है या नहीं है? अगर इस कॉलेज में डिजिटल क्लासेस हो, सारी चीज़ हो, तो इफेक्ट है ना इसके ऊपर, ठीक है। इसी तरह एजुकेशन की अगर हम बात करें इकोनॉमिकली, अगर आपकी इकोनॉमिक स्ट्रांग है तो आप सही केयर प्रोवाइड कर सकोगे ना इस इंडिविजुअल को, फैमिलीज को, कम्युनिटीज़ को, और इसका डायरेक्टली इफेक्ट इंस्टीट्यूशन और केयर सिस्टम के ऊपर होगा। इसी तरह आपकी पॉलिटिकल, अगर पॉलिटिकल आपके मतलब एजेंडा में ये है कि हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करना है, आपने कोई ऐसी बिल पास किए हों, ठीक है, कोई कानून साजी की हो इसके लिए, ठीक है, या इंडिविजुअल की उस हेल्थ के लिए कोई इंश्योरेंस आपने दी हो, जिस तरह अगर हम हेल्थ क्या कहते हैं सेहत कार्ड की अगर हम बात करें, या अगर कोई ऐसे हॉस्पिटल आपने बनाए हों, ठीक है, तो ये सारी इफेक्ट करते हैं इसके ऊपर। एजुकेशन फैक्टर, अगर आपके पास एजुकेटेड लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, तो आप सही केयर प्रोवाइड कर पाओगे ना। इसी तरह वैल्यू, अगर आप हेल्थ को वैल्यू दोगे तो ऑटोमेटिकली आप हेल्थ के लिए कुछ करोगे, सही है। तो ये सारे इफेक्ट करते हैं इंडिविजुअल, फैमिलीज, कम्युनिटी, और ये आपकी जो है ना ये वर्ल्ड व्यू, और ये आपके है लेवल 1। क्या है? लेवल 1। ये जो है ना दिस वन सोशल, और ये आपके आते हैं लेवल 2 में। इंडिविजुअल ये आपके आते हैं लेवल 3 में, ठीक है। अब एक बात, ये तो एक दूसरे के ऊपर इसका इफेक्ट है, इसका इफेक्ट इसके ऊपर है, इसका इफेक्ट इसके ऊपर है, ठीक है, एक और इसका डायरेक्टली इफेक्ट वर्ल्ड व्यू के ऊपर है, वर्ल्ड व्यू का इफेक्ट इसके ऊपर है। तो ये इसका एक दूसरे के ऊपर क्या है? इफेक्ट है। क्लियर? अब देख आप किस तरह केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। लेवल 3 एंड लेवल 4 में हम बात करेंगे। ये तो ऐसे फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं किसी की हेल्थ और इलनेस के ऊपर, ठीक है। आप किस टाइप की केयर प्रोवाइड कर सकते हैं? एक है आपके पास नर्सिंग केयर, एक आपके पास है प्रोफेशनल केयर, और एक आपके पास है जेनेरिक या फोक सिस्टम। 3 सिस्टम आप केयर प्रोवाइडिंग है। कितने सिस्टम है? 3। एक सिस्टम आपके पास क्या है? ये वाला सिस्टम, ये आपके पास है जेनेरिक, फोक सिस्टम। एक आपके पास है नर्सिंग केयर सिस्टम। एक आपके पास है ये प्रोफेशनल केयर सिस्टम। ये जो जेनेरिक फोक सिस्टम है ना, केयर फोक सिस्टम, ये क्या है? क्या है? यस, रेमेडीज है। क्या है? रेमेडीज है जो घर पे प्रोवाइड किया जाता है पेशेंट को। और प्रोफेशनल केयर क्या है? जो हम प्रोवाइड करते हैं हॉस्पिटल में, जो प्रोफेशनल लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसके पास लाइसेंस हो, जिसके पास नॉलेज हो। आप इन दोनों को मिलाकर हम नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं। किस तरह? अगर घर में कोई इंडिविजुअल है और उसको टेम्परेचर है, तो कौन सी केयर उसको प्रोवाइड करते हैं? अगर कोर्स स्पंजिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो आपने और आप इसको प्रोफेशनल केयर क्या प्रोवाइड करोगे? पैरासिटामोल मेडिसिन दोगे ना। तो आपने इसको डिस्करेज नहीं करना है कि नहीं नहीं ये आपने क्या किया है, आपको पता नहीं है, जिसको टेम्परेचर हो आप उसको गीला करोगे, नहीं, आपने उसको एनकरेज करना है कि आप जो कर रहे हो दिस इज ओके, ये भी ठीक है, सही है, लेकिन अभी उसको मेडिसिन की जरूरत है। तो आप दोनों को मिलाकर, ये दोनों को मिलाकर, ठीक है, आप उसको केयर प्रोवाइड करते हैं और इसको कहते हैं नर्सिंग केयर। तो नर्सिंग केयर यू कैन से दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ
ठीक है, यानी रेमेडीज एंड प्रोफेशनल केयर, दोनों की कॉम्बिनेशन आपने उसको प्रोवाइड करना है। अब देख, लेकिन आपने ये देखना है कि ये जो जेनेरिक फोक केयर सिस्टम है, दिस इज बेनिफिशियल फॉर द क्लाइंट्स और दिस इज हार्मफुल फॉर द क्लाइंट। ये भी देखना है ना कि ये बेनिफिशियल है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि उसकी वजह से उसको नुकसान हो रहा है। सही है, कभी कभार ऐसा ही होता है ना। तो अब कुछ लोग वैक्सीन नहीं लगाते, ठीक है, तो क्या आप उसको ऐसे ही छोड़ोगे कि मतलब ये तो उसकी रिलीजियस में है, जो भी है वो वैक्सीन नहीं लगाते, तो आप छोड़ोगे उसको, ठीक है। आपने ये देखना है कि ये जो केयर उसको प्रोवाइड की जाते हैं, आया ये बेनिफिशियल है या हार्मफुल है। इसकी बेस पे आप क्या करोगे, यू विल टेक नर्सिंग डिसीजन। क्या करोगे, नर्सिंग डिसीजन। तो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल जो है, यहाँ पे नीचे नेक्स्ट लेवल, ये वाला लेवल, इसको कहते हैं नर्सिंग डिसीजन, ठीक है। अब नर्सिंग डिसीजन जो है वो 3 टाइप के आप ले सकते हैं। कितने टाइप के ले सकते हैं, 3। पोस्ट RN, PRN। एक है, क्योंकि ये कल्चर केयर है ना, दिस इज अ कल्चर केयर है। एक है 1 नंबर पे, यार इट्स नॉट वर्किंग। 1 नंबर पे क्या है, कल्चर प्रिजर्वेशन और मेंटेनेंस, ठीक है, कल्चर प्रिजर्वेशन और मेंटेनेंस केयर। दूसरे नंबर पे क्या है, कल्चर अकोमोडेशन और नेगोशिएशन, ठीक है। और 3rd नंबर पे क्या है, कल्चर रीपेट्रिंग और रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। इसकी मैं एग्जांपल आपको बता देता हूं, आपको समझ आ जाएंगे। यहां पे आ जाते हैं, ठीक है। अगर एक इंडिविजुअल है, क्या है, एक इंडिविजुअल है और वो कहते हैं यहाँ पे कि उसको आपने ब्रेकफास्ट दी है कि आपने ब्रेकफास्ट लेने, सही है। वो कहते कि नहीं, ब्रेकफास्ट तो अभी मुझे नहीं लेने हैं, 8 बजे मैं नमाज पढ़ता हूँ और नमाज के बाद जो है मैं फिर ब्रेकफास्ट करता हूँ। अब 8 बजे जो भी उसकी नमाज के टाइम है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, प्रिजर्वेशन का मतलब ये है मेंटेनेंस की, कि आपने जो इसकी वैल्यू है उसको बिल्कुल आपने उसको क्या करना है, एज लेने हैं। आपने उसको मतलब उसकी जो वैल्यू है उस पर 100% आपने जाना है। आप क्या करोगे, आप उससे कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, आप पहले अपना इबादत करें और इसके बाद आप नाश्ता कर लें, क्योंकि इससे कोई मतलब हार्म नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर वो पहले इबादत करे बाद में नाश्ता ले, या नाश्ता कर ले बाद में इबादत कर ले, लेकिन उसकी कल्चर में ये है कि नहीं, मैं तब तक ब्रेकफास्ट नहीं लेता जब तक मैं अपनी इबादत नहीं करता, बस ठीक है। आप उसकी जो कल्चर है उसको उसी तरह मेंटेन करें, प्रिजर्व कर ले, ठीक है, बस आप जो कह रहे बस ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या है, कल्चर अकोमोडेशन या निगोशिएशन। अब वही इंडिविजुअल है, उसकी सर्जरी प्लान हो गई है, ठीक है, कि 8 बजे आपकी सर्जरी होने है। वो कहते नहीं 8 बजे तो मैं सर्जरी नहीं करूंगा, 8 बजे तो मेरी इबादत का टाइम है, मैं पहले इबादत करूंगा इसके बाद मैं सर्जरी के लिए जाऊंगा। तो यहाँ पे आपने उसकी जो कल्चर है आप उसको मेंटेन नहीं कर सकते, बिकॉज सर्जरी उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसी टाइम, उसकी सर्जरी प्लान है इसी टाइम, इंपॉर्टेंट है। कोई जो भी सिचुएशन है, आपने अकोमोडेशन या निगोशिएशन करने, अपने पेशेंट के साथ निगोशिएट करना है, पेशेंट के साथ अपने उसकी काउंसलिंग करनी है कि नहीं देख, आप एक काम करें, या 8 बजे से पहले अपनी इबादत कर लें, या जैसे आपकी सर्जरी हो जाए उसके बाद अपनी इबादत कर लें।
लेकिन आपकी सर्जरी होंगी 8 बजे, सही है। तो आप वो अपने जो कल्चर है ना, उसमें आप उसके साथ निगोशिएट करके चेंज लेकर आते हो। उसकी कल्चर को आप 100% नहीं ले रहे हो, उसकी बिलीफ और वैल्यू को। या तो वो अपनी इबादत को 8 बजे से पहले करेंगे या सर्जरी के बाद करेंगे, क्लियर। लेकिन रीपैटरिंग और रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब ये है कि भाई आप अपना टाइम चेंज कर ले, सही है। अब वो पेशेंट डिस्चार्ज हो कि घर जा रहा है, 8 बजे उसकी मेडिसिन लाजमी है कि वो 8 बजे मेडिसिन ले, तो उसको अपना टाइम चेंज करना पड़ेगा, सही। 8 बजे वो मेडिसिन लेंगे, ऐसा नहीं है कि वो कहेंगे नहीं फिक्स 8 बजे मैं इबादत स्टार्ट करूंगा, इसके बाद मैं ब्रेकफास्ट लूंगा, चाहे 10 बजे हो जाए या 11 बजे, इसके बाद मैं खाना लूंगा, नहीं। दे हैव टू चेंज दियर कल्चर। इसके अलावा एक और आप कह सकते हैं, अगर आपके पास कोई पेशेंट है, ठीक है, और स्मोकिंग करता है, या एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। आपके पास एक पेशेंट एडमिट है वार्ड में, मुस्लिम पेशेंट है मिस्टर नवीद, और वो है मुस्लिम, रमज़ान का महीना है, उसकी सर्जरी हो चुके हैं, डॉक्टर उसे ओरल मेडिसिन उसने प्रिस्क्राइब की है कि ये पेन किलर मेडिसिन है और ये कुछ एंटीबायोटिक है या जो भी है। आप जैसे आप नवीद के पास वो मेडिसिन लेकर जाते हैं, वो रिफ्यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक मेरा फास्टिंग है, मैं नहीं ले सकता, सही है, मैं अपना रोज़ा नहीं तोड़ सकता, आपने जो करना है कर ले, ठीक होना है ठीक हो जाऊंगा, नहीं होना है तो नहीं होगा। इस टाइम पे ये 3 ऑप्शन आपके पास मौजूद है, क्योंकि आपने उसकी कल्चर के मुताबिक उसको केयर प्रोवाइड करना है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, ठीक है। मेंटेनेंस पे आप किस तरह जा सकते हो, आप जो है डॉक्टर के साथ कम्युनिकेट करें कि जो मिस्टर नवीद है वो फास्टिंग पे है, क्योंकि वो मुस्लिम है, वो रमज़ान की जो रोज़े है वो रखते हैं, दैट्स वाई ही इज़ रिफ्यूजिंग टेकिंग मेडिसिन ओरली। हम कुछ और अल्टरनेट कर सकते हैं, आईवी, ठीक है। आप पेशेंट के साथ निगोशिएट कर सकते हैं। देख प्रिजर्वेशन में तो ये कि बस ठीक है आप ओरल मेडिसिन बंद कर दें, आप उसको आईवी पे लेकर आए, सही है, आप उसको आईवी दे दें, क्योंकि ज़्यादातर जो रिलीजियस लीडर है वो कहते हैं कि आईवी से, बिकॉज आईवी इज नॉट मेडिकेशन, इज नॉट अ फूड, तो इसकी वजह से जो रोज़ा है वो इससे नहीं तोड़ सकता, ठीक है। तो दैट्स वाई दिस इज द मेंटेनेंस एंड प्रिजर्वेशन। नेगोशिएशन क्या है, कल्चर जी, हाँ, जैसे वो रोज़ा रखते हैं उससे पहले कर दो, उसके साथ कम्युनिकेट कर दो, बीडी है ना, टाइमिंग चेंज करो, निगोशिएट कर लो। फॉर एग्जांपल अगर 10 से 10 टाइम है ना, टाइम चेंज कर लो, सुबह के जो है वो रोज़ा से पहले कर लें और रोज़ा छोड़ने के बाद कर लें, उसके साथ निगोशिएट कर लिया, उसकी जो एक और भी कर सकते हैं। और तीसरा क्या है, कल्चर रीपैटरिंग या रिस्ट्रक्चरिंग। आप उसकी जो रिलीजियस लीडर है उससे बात कर लें, क्योंकि उसको इंपॉर्टेंट है, ये ओरल मेडिसिन उसने लेने हैं, तो आप उसके साथ बात कर लें, उससे कह दें, ठीक है। तो ये कहते हैं ना, जो रिलीजियस लीडर वो भी कहते हैं कि मतलब अगर आप बीमार हो, आपको तकलीफ है, तो आप जो है रोज़ा आप स्किप कर सकते हो, फिर आपने दोबारा उसको रखना है। बल्कि कुछ लोग तो ये कहते हैं कि अगर आप स्किप नहीं करोगे और खुदा ना ख्वास्ता आपको कुछ हो जाए तो इट्स जस्ट लाइक अ सुसाइड, सुसाइड में आते हैं, ठीक है। तो जो रिलीजियस लीडर हो, क्योंकि हमारी बात पे तो यकीन नहीं करेंगे ना, वो कहेंगे आप खुद नमाज नहीं पढ़ते और मुझे जो है वो पितवा दे रहे हो। आप उसकी जो रिलीजियस लीडर है उससे बात करें, या हर हॉस्पिटल में कुछ लोग होते हैं काउंसलिंग वाले, ठीक है, आप उससे बात करें, वो उसको समझाएंगे कि देख अभी आप बीमार हो, अभी आप बेड पे हो, ये मेडिसिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपने लेने हैं इसको, आप इसी सिचुएशन में आप स्किप कर सकते हो रमज़ान को, बाद में जब आप ठीक हो जाओगे तो आपने दोबारा इसके रोज़े रखने हैं। अगर खुदा न ख्वास्ता ठीक नहीं हो जाओगे तो इसके लिए भी इस्लाम ने एक तरीका दिया हुआ है कि मतलब आप इसके फिदिया दोगे और बस बात ख़त्म, क्लियर। तो ये है, ये 3 तरीक़ों से आप नर्सिंग डिसीजन ले सकते हैं, सही है, नर्सिंग डिसीजन आप ले सकते हैं इन 3 तरीक़ों से। और इस 3 तरीक़ों से आप नर्सिंग केयर जब प्रोवाइड करोगे उसको हम कहते हैं, इसके नीचे इसको हम फिर कहते हैं कल्चर कॉन्ग्रुएंट नर्सिंग केयर, क्लियर, यहां तक कोई कंफ्यूजन है? तो सनराइज मॉडल आपको 4 लेवल में एक्सप्लेन करते हैं।
वर्ल्ड व्यू के बारे में, सोशल कल्चर डायमेंशन के बारे में आपको बताते हैं। ये इन्फ्लुएंस करते हैं किस तरह किसी इंडिविजुअल, फैमिलीज, कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन और केयर सिस्टम के ऊपर वो करते हैं। इस बेस पे 3 टाइप के आप केयर सिस्टम हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। और इसके बेस पे फिर हम नर्सिंग डिसीजन लेते हैं। नर्सिंग डिसीजन हम 3 टाइप के ले सकते हैं। कल्चर प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस है, कल्चर अकोमोडेशन नेगोशिएशन है, कल्चर रिपेटरिंग और रिस्ट्रक्चरिंग है, ठीक है। और इस बेस पे आप फिर किसी भी इंडिविजुअल को केयर प्रोवाइड करते हैं। जब ये केयर, इस टाइप की केयर आप प्रोवाइड करते हैं तो उसको कहते हैं कल्चर कॉन्ग्रुएंट नर्सिंग केयर। क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है जी? आप मेन एजम्पशन की बात करते हैं, बहुत आसान है। एजम्पशन इसके आसान है। ये जो सनराइज मॉडल है ना, इससे एमसीक्यूज आते हैं, इसके 4 लेवल है, ठीक है। एजम्पशन क्या है? एनीवन हु कैन टेल मी? कल्चर इज एवरीवेयर। पहली कॉन्सेप्ट क्या है एजम्पशन? कल्चर एज एवरीवेयर। कल्चर हर जगह मौजूद है ना। आपने कभी ऐसी कम्युनिटी देखी है जिसमें कल्चर नहीं है? ठीक है। दूसरा क्या है? नो यूनिवर्स केयर। कोई एक यूनिवर्स केयर नहीं है कि मतलब आप सबको एक जैसे केयर प्रोवाइड करोगे, नहीं। अकॉर्डिंग टू कल्चर जो केयर है इट्स डिफरेंट, ठीक है जी। कल्चर सर्वाइवर। एक कल्चर के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। आप किसी न किसी कल्चर से आप मतलब क्या कहते हैं, अटैच होंगे, सही है। यू कांट सेपरेट। ये मेटा पैराडाइम में हम कहेंगे कि आप ह्यूमन बीइंग को सेपरेट नहीं कर सकते फ्रॉम द कल्चर। और नर्सिंग का मेन गोल क्या है? कॉन्ग्रुएंट केयर। कॉन्ग्रुएंट केयर क्या है? वही केयर अकॉर्डिंग टू जो कल्चर हो। ये नर्सिंग का मेन गोल है, ठीक है। तो ये 4 इसकी मेन एजम्पशन है कि कल्चर इज एवरीवेयर एंड नो यूनिवर्सल केयर एंड कल्चर इज सर्वाइवल एंड द नर्सिंग गोल इज अ कॉन्ग्रुएंट केयर। क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन है? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेटा पैराडाइम। मेटा पैराडाइम क्या है? इस थ्योरी के मेटा पैराडाइम, इस थ्योरी की मेटा पैराडाइम पर्सन क्या है? पर्सन एज अ कल्चर बीइंग है। क्या है? कल्चर बीइंग है। आप पर्सन को कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम द कल्चर। हर इंडिविजुअल के अपनी वैल्यूज हैं, अपनी बिलीव्स हैं, अपनी वेव्स ऑफ लाइफ है, ठीक है। और इसके मुताबिक आपने उसको डील करना है। सो पर्सन क्या है? इज अ कल्चर बीइंग है। एवरी इंडिविजुअल हैव देयर ओन कल्चर, देयर ओन बिलीफ, देयर ओन वैल्यूज। ओके, सो दिस इज द कल्चर। एनवायरमेंट क्या है? देख, अगर इस थ्योरी में हम देखें तो इतना उसने मेंशन नहीं किया है। इस थ्योरी में एनवायरमेंट पे उसने बहुत ज्यादा फोकस नहीं दिया है, बट यू कैन से देयर होल कल्चर वर्ल्ड, देयर होल कल्चर वर्ल्ड। आपके जो इर्द गिर्द जो जितने भी कल्चर है, कल्चर नॉर्म्स है, वैल्यूज है, बिलीव्स है, दिस इज योर एनवायरमेंट। हेल्थ क्या है?
हेल्थ, व्हाट्स अ हेल्थ? हाँ, कल्चरली डिफाइनिंग मीनिंग ऑफ वेलनेस। हर कल्चर के अपनी बिलीव्स होते हैं ना अबाउट हेल्थ, ठीक है। आप किस तरह कल्चरी डिफाइन कर सकते हैं वेलनेस को? अकॉर्डिंग टू कल्चर ये डिफरेंस होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक कल्चर में, देख हेल्थ को हर कल्चर जो है वो अलग अलग लेते हैं, इलनेस को हर कल्चर अलग अलग लेते हैं। आप लोगों ने आई थिंक एफओएन या हेल्थ असेसमेंट आई डोंट या कल्चर में आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा था, चाइना के एक अपना वो था, एक थ्योरीज था कि यंग और वेंग और ऐसी कोई चीज़ें हैं जिसमें जब इम्बैलेंस आ जाते हैं तो इलनेस क्रिएट होते हैं, ठीक है। पहले हेल्थ इलनेस के बारे में ये था कि मतलब जब कोई बहुत ज़्यादा मतलब गुनाहगार होते हैं तो दिस इज द उसकी गुनाह के बदले में अल्लाह ताला उसको क्या करते हैं, बीमार कर देते हैं, ठीक है। तो हर एक के अपने बिलीव्स होते हैं, कल्चरी अपनी वेलनेस और इलनेस के अपने बिलीव्स होते हैं। और नर्सिंग क्या है? यस, नर्सिंग जो है कल्चरली प्रोवाइडिंग कॉन्ग्रुएंट केयर, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड, सबको उसके मुताबिक मतलब उसके कल्चर के मुताबिक उसको केयर प्रोवाइड करना, दिस इज द मेन गोल ऑफ नर्सिंग। क्लियर? नाउ वी विल डू द लास्ट वन इज क्रिटिक। क्रिटिक में हम क्या देखते हैं? स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन। इसके स्ट्रेंथ क्या है आपके ख्याल में? हाँ, स्ट्रेंथ, ठीक है। सबसे पहले उसमें क्या है? ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटीज, ह्यूमन के ऊपर फोकस है। कल्चर किस चीज के होते हैं? जानवरों की तो नहीं होते हैं ना, इंसानों की कल्चर होते हैं, नॉर्म्स वैल्यूज बिलीफ होते हैं, ठीक है। तो ह्यूमैनिटीज के ऊपर उसका फोकस है। दूसरा क्या है? इक्वेलिटी, सबको एक जैसी केयर प्रोवाइड करना अकॉर्डिंग टू देयर केयर, ठीक है। उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होते, इक्वेलिटी है ये, सही है। एल का मतलब क्या है? लेंस ऑफ कल्चर, किस चीज के मतलब क्या है? फोकस ऑन कल्चर, कल्चर के ऊपर इसका क्या है? फोकस है। पी का मतलब क्या है? प्रिवेंट मिस्टेक, अगर आपको किसी की कल्चर के बारे में पता नहीं है और आप किसी की स्पिरिचुअल बिलीफ या उसके नॉर्म्स वैल्यूज को अगर आप डिमेज करोगे तो इसकी क्या है? नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ना, तो आप उससे आपको प्रिवेंट करते हैं। और इसका मतलब है सेंसिटिविटी, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, ठीक है। आप मतलब जिस तरह मैंने जिन्नात की बात की ना, तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। वीकनेस क्या है या लिमिटेशन क्या है इसकी? जी, लिमिटेशन क्या है? हाँ, लिमिटेशन, चैलेंजेस, जी। सी का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें, कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत कॉम्प्लेक्स थ्योरी है, बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा। एच का मतलब क्या है? हार्ड, हार्ड टू जनरलाइज, आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है आप हर जगह ये अप्लाई करें, ठीक है। ए का मतलब क्या है? एप्लीकेशन टाइम,
क्या मतलब है? टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, मेरे पास 10 पेशेंट है और 10 पेशेंट को मैं अलग अलग केयर प्रोवाइड करूं, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, टाइम कंज्यूमिंग होंगे ना, या नहीं है जी? एल का मतलब ये है कि लैंग्वेज बैरियर है इसमें, लैंग्वेज बैरियर। और हाँ, ई का मतलब है कि उसमें एक्सपर्टीज की जरूरत है, एक्सपर्टीज नीडेड। सही है, क्योंकि हर कोई तो प्रोवाइड नहीं कर सकता ना, उसको एक्सपर्टीज की जरूरत है। और एन का मतलब है कि नॉट अ प्रियोरिटी, प्रियोरिटी बेस पे नहीं है, हेल्थ इसकी प्रायोरिटी नहीं है। क्या प्रायोरिटी है इसकी? कल्चर प्रायोरिटी है ना, हेल्थ के ऊपर इतना उसने प्रायोरिटी तो कल्चर को दी है, हेल्थ को तो उसने प्रायोरिटीज नहीं दी है। हाँ, उसमें गाइडलाइंस नहीं है इतना। और एथिकल डिलीमिया, जी का मतलब है गाइडलाइन चेंज। देख, हर साल जो हेल्थ और इसकी गाइडलाइन चेंज होते हैं ना, लेकिन कल्चर की गाइडलाइन तो ही सेम रहते हैं। सही है, तो इसमें मतलब कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। और ई का मतलब क्या है? एंड में ई, एथिकल डिलीमिया। एथिकल डिलीमिया का मतलब क्या है? जो मैंने एबॉर्शन की एग्जांपल दी, एबॉर्शन करें या ना करें, ठीक है, या कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो पेशेंट करते हैं और जो वो है मतलब मेडिलिन है, वो कहते हैं कि आप उसको इनकरेज करें, लेकिन क्या वो हेल्थ के लिहाज से उसके लिए ठीक है या ठीक नहीं है? एथिकली कुछ चीज़ें, अगर एक इंडिविजुअल है और वो मतलब अपने ट्रीटमेंट के लिए अल्कोहल को यूज़ करते हैं, ठीक है, तो क्या मुस्लिम कम्युनिटीज़ में ये है? ठीक है, तो ये एथिकल डिलीमियास को मतलब प्रोन करते हैं। सो इसके अगर हम शॉर्टली समराइज करें एक ही सेंटेंस में, एक ही मिनट्स में, तो इसका मतलब ये है, अकॉर्डिंग टू मेडिलिन लेंगर जो है वो ये कहते हैं कि जो नर्सिंग है ना, दिस इज इंटरनेशनल एक डिसिप्लिन है, मल्टीपल जो कल्चर है इसके साथ आप इंटरेक्शन में आते हैं। सो हाउ टू डील विद द पेशेंट कम्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, जो डिफरेंट कल्चर से हमारे पास पेशेंट आते हैं उसको अपनी किस तरह डील करने हैं। और इसने फिर कल्चर को डिफाइन किया है, केयर को डिफाइन किया है, कॉन्ग्रेंट केयर को डिफाइन किया है, एटेनो नर्सिंग को डिफाइन की है, इस तरह ट्रांसकल्चर नर्सिंग को डिफाइन की है, इसके अलावा कल्चर डाइवर्सिटी को डिफाइन की है, कल्चर यूनिवर्सिटी को डिफाइन की है, इसके अलावा सनराइज मॉडल उसने दी है, उसके डिफरेंस लेवल है, और इसके अलावा इसके जो स्ट्रेंथ लिमिटेशंस, मैन फॉर एजम्पशन दी है कि कल्चर इज एवरीवेयर, नो यूनिवर्सल केयर। और इसके अलावा उसने क्या कहा था कि कल्चर इज सर्वाइवल है, और उसने क्या कहा था कि कल्चर एज अ वर्ल्ड व्यूज, मुख्तलिफ वर्ल्ड व्यू है, परस्पेक्टिव है आप हर इंसान के। 3 टाइप के उसने नर्सिंग जो केयर सिस्टम है उसको डिफाइन किया था कि जेनेरिक फोक सिस्टम है, नर्सिंग सिस्टम है और प्रोफेशनल सिस्टम है। 3 टाइप जब वो डिसीजन लेते हैं, नर्सिंग डिसीजन आप जब लेते हैं तो 3 टाइप जो केयर है उसके ऊपर आप फोकस करते हैं, कल्चर प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस, कल्चर अकोमोडेशन एंड नेगोशिएशन, एंड कल्चर रीपैट्रिनिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग। और इसकी बेस पे आप फिर किसी भी पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं। सही है, so it was all about the transculture theory. If you have any questions you can ask me now as well as in the comment section. I will try to give answer time. Thank you so much for listening me and watching me.